हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास नंबर 6 है, इसमें हम 500 से 600 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो पहले आप 5 वीडियो देखिए पहले, तब आपकी ये छठी वीडियो होगी। ठीक है, आज भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी जीडी 2024 के प्रीलिम्स में आए हुए हैं, मतलब पिछले साल आपके आए हुए हैं 2024 के जीडी के पेपर में। ठीक, तो आज के 100 क्वेश्चन हैं, हम 500 से 600 करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य वो होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार होता है, जो कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे अव्वल होते हैं। और बचे 250 में से 12 गए तो 238 बचे। तो 238 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। 22 प्रेसिडेंट होता है भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। ठीक, दूसरी बात, अगर आपको राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ों का सदन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखो, भारत के ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो वो हैं आपके मनमोहन सिंह। देखो, मनमोहन सिंह को इंग्लैंड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मनमोहन सिंह जो हैं भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, मनमोहन सिंह जो थे, इन्होंने 2005 में आपका मनरेगा, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती है, तो मनरेगा शुरू की थी आपकी किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। दूसरी बात, 2005 में ही आर्टिकल 19 में आरटीआई का अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, आपका मनमोहन सिंह की ही देन है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है मनमोहन सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हैं सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। देखो, जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार में आता था, फंडामेंटल राइट्स में आता था, और अब इसे जो है हमने फंडामेंटल राइट से निकालकर 44वें संविधान संशोधन 1978 से निकालकर इसे हमने एक लीगल अधिकार बना दिया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। और वर्तमान में यह संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 300 क में स्थित है। कहाँ है? अनुच्छेद 300 क में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन से व्यक्ति हैं जो शहनाई बजाते हैं। तो उसका आंसर आएगा अली अहमद हुसैन। अली अहमद हुसैन जो हैं ये शहनाई वादक हैं, ये शहनाई आपका बजाते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 505। क्वेश्चन नंबर 505 है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रभाव में आकर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ही पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, और ये प्रभाव में आए थे समाजवादी। ठीक है, किसमें? समाजवादी। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सरकार, ठीक है, आपका ध्यान रखती है हर चीज़ों का। ठीक है, तो सीधी बात है, समाजवादी के प्रभाव में आए थे। अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो पंचवर्षीय योजना आपकी हमने रूस से लिए हैं। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए हैं? रूस से। और अब तक जो हैं 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। नेक्स्ट, किसने 2023 में सबसे अधिक राष्ट्रीय खेल जीते थे। तो भाई 2023 के सबसे अधिक राष्ट्रीय खेल जो जीते थे वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, M.A. सरोजा, जिनका जून 2022 में निधन हो गया, वे किस डांस से संबंधित थी। तो M.K. सरोजा जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं।
किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम की बात करें तो ये कहाँ का डांस है आपका? तमिलनाडु का। और मदर ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट, नीति के अनुसार उद्योग को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने की बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, मतलब किस नीति के अनुसार हम क्या करेंगे? जो विदेश में वाहन बनते हैं और भारत में आते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक ऐसी नीति अपनाएंगे कि हमारे यहीं ही वो वाहन बनने लगें। तो उस नीति को बोलते हैं आयात नीति। क्या बोलेंगे? आयात। इंपोर्ट करेंगे हम उनको, है ना, क्या करेंगे? इंपोर्ट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर निम्नलिखित अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डांस किया जाता है? मतलब ढोल की थाप पर एमपी में कौन सा डांस किया जाता है? तो उसे बोलते हैं मटकी नृत्य। जो मटकी नृत्य होता है वो मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मटकी नृत्य आएगा। ठीक। नेक्स्ट, मिष्टी योजना, मिष्टी स्कीम का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भारतीय तट, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा तथा उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। देखो ऐसे कौन से पेड़ हैं, ठीक है, जो भारतीय तट की रक्षा करते हैं। देखो तट क्या होते हैं? जो भारत का इलाका पानी से लगा पड़ा है और भारत का जो दक्षिणी भारत है वो 3 तरफ से पानी से घिरा पड़ा है। तो तटों पर क्या होता है? आपके पेड़ होते हैं। पेड़ कहाँ होते हैं? जो मिट्टी लेके आती है आपकी नदियाँ पहाड़ों से बहकर, तो उनसे एक जगह बन जाती है जिसे बोलते हैं डेल्टा। तो उन डेल्टाओं पर क्या होता है? एक पेड़ होते हैं, उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं, डेल्टाई वन पाए जाते हैं। तो आंसर आएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या करते हैं? भारतीय तट रेखा की रक्षा करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में कितने द्वीप शामिल हैं? कितने देश पड़ोसियों में कितने देश शामिल हैं या द्वीप शामिल हैं, ये बताना है। मतलब समुद्र पार करके भारत के दक्षिणी पड़ोसी ये वाले, तो इसमें कौन से द्वीप हैं आपके? तो याद रखना है आपको द्वीप, एक तो याद रखना है आपको पम्बन द्वीप। कौन सा याद रखना है? पम्बन द्वीप। और एक आपको याद रखना है आपका पाक जल संधि। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो कितने पड़ोसियों में द्वीप हैं आपके? तो 2 द्वीप हैं। कितने हैं? 2। नेक्स्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? देखो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट के वकील हो, जज हो, सॉरी, इनका जो वेतन है वो निर्धारित करती है संसद, पार्लियामेंट। कौन निर्धारित करती है? संसद करती है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट इस समय कहाँ है? दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट में इस समय 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे सीजीआई बोलते हैं। और दूसरी बात करूं, जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो देखो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन है वर्तमान में 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है 2.5 लाख रुपए। कितना है? 2.5 लाख रुपए है। चौथी बात आपको याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट के वकील हैं उसमें जो आपका मेन जज होगा, वैसे भारत में कितने हाई कोर्ट है? हर राज्य में होता है। तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। और हमें याद रखना है कि उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस हाई कोर्ट का, उसका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,25,000 रुपये। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 वर्ष की एज में रिटायर हो जाते हैं। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो आपका कितनी एज में? 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे। ठीक है, मुद्रा के बारे में बताना है, करेंसी के बारे में कौन सा सही है। नंबर 1, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है। ठीक है, मतलब जो मुद्रा है, करेंसी है, उसकी जो आपकी पूर्ति है एक स्टॉक परिवर्तन है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एक निश्चित समय में
लोगों के संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। मतलब एक निश्चित समय है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम जो है मुद्रा की पूर्ति करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो है हमारे सही हैं। नेक्स्ट, फसल कटाई उत्सव व लोहड़ी, ठीक है, किस महीने में मनाई जाती है? तो देखो, फसल कटाई उत्सव या लोहड़ी जो है ये सर्दी में मनाई जाती है, तो ये इसका आंसर आएगा जनवरी। कि लोहड़ी और फसल कटाई उत्सव जो है ये आपका जनवरी के टाइम पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 15 ये नहीं आएगा क्योंकि भैया 2023 का है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो देखो, सबसे ज़्यादा फेल कौन सी रही? वो रही तीसरी। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 1956 से 1961 तक। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक थी। लेकिन क्या हो गया, 1962 में हमारा चीन से लड़ाई हो गई, 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हो गई और 1966 में क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो सबसे ज़्यादा जो विफल पंचवर्षीय योजना रही है वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना रही है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में दो द्वीप आपको याद रखने हैं। एक याद रखना है पम्बन द्वीप, ठीक है, और दूसरा याद रखना है कच्चा तीबू द्वीप। तो ये दो द्वीप हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, पम्बन द्वीप और कच्चा तीबू द्वीप। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो आपका 1930 में आयोजित किए गए। किसमें आयोजित किए गए? 1930 में। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में कब हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल, तो याद रखना है कि 2010 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं और ये हुए थे न्यू दिल्ली में। कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे आपके राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के रूप में चुना गया है आपका नरेंद्र मोदी को। किसको चुना गया? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए आलाप का गाने की प्रसिद्ध था? तो वो था गुरमीत बाबा। गुरमीत बाबा जो था वो पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप तक गाने के लिए क्या था? फेमस थे। नेक्स्ट है जेम्स अगस्टक हिक्की। तो जेम्स अगस्टक हिक्की जो हैं वो किसे जाना जाता है? तो इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है, जेम्स हिक्की को। क्यों? क्योंकि जेम्स हिक्की ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र जिसे बोलते हैं बंगाल गजट, क्या बोलते हैं? बंगाल गजट, इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? जेम्स हिक्की ने करी थी। पत्रकारिता का जनक इसलिए आपका बोला जाता है जेम्स हिक्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, तत्वों की बात करें। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 4 बार आया है। देखो, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आवर्त सारणी में 7 तो होती हैं, इस तरीके की लाइन होती है मेडलीफ की आवर्त सारणी में, ठीक है। तो आंसर आएगा 7 और 7 2 में है, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। और 8 होते हैं आपके कॉलम इस तरीके से आवर्त सारणी में, ठीक है। 18, तो आंसर आ गया 18 ऊर्ध्वाधर में होते हैं और 7 आपका क्षैतिज में होते हैं। नेक्स्ट, शतरंज के खेल में सेटलमेट का क्या है? सेटलमेट क्या है? सेटलमेट वो होता है, देखो सेटलमेट का मतलब ही ड्रा हो गया भाई, सेटल हो गया सब चीज़ें, है ना। किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप वो मैच क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है, उसे ही सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। उसे ही किस नाम से जाना जाता है? सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के खिलाड़ी PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो हैं कौन सा खेल खेलते हैं? तो PR श्रीजेश जो हैं वो हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
की संरचनात्मक समनियोजन नीति मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के 1992 में शुरू की गई। देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से, ठीक है, 1992 से 1997। तो याद रखना है इसमें ही की गई थी आपकी एडजस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट, स्मृति मंदाना हॉकी से है, गलत जवाब है। स्मृति मंदाना क्रिकेट से है। ज्योति यादव क्रिकेट से है, नहीं, तो ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला डांसर कौन थी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखो भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो महिला हैं जिन्हें भारत पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो है नर्तकी नटराज। कौन है? नर्तकी नटराज जो हैं वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना ओडिसी नृत्य शैली के लिए। ठीक है, अब ओडिसी डांस के लिए कौन फेमस है ये बताना है। जैसे रुक्मणी देवी जो हैं ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद हेमा मालिनी जो हैं ये कथक से हैं। ठीक है, उसके बाद मलिका साराभाई, तो साराभाई किससे हैं? ये भी आपका कथकली से है। ठीक है, तो अगर सीधी बात आई उड़ीसा से तो एक ही नाम बच गया, सोनल मालसिंह। तो सोनल मालसिंह जो हैं वो उड़ीसा डांस से, ओडिसी डांस के लिए फेमस हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महापंजीयक जनगणना आयुक्त का कार्यालय वो आता है गृह मंत्रालय। या मैंने कल आपको जब जनगणना की वीडियो बताई थी, वीडियो नंबर 5 में, तो मैंने बताया था कि जनगणना आयुक्त जो होता है इन्हें जनगणना कौन निर्धारित करता है? होम मिनिस्ट्री करती है। कौन करती है? होम मिनिस्ट्री। और अगर आपसे कोई पूछे कि 2011 की जो जनगणना है उसका जनगणना आयुक्त कौन था, तो सी चंद्रमौली था। ठीक है, किसमें कौन था? सी चंद्रमौली। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल, देखो एक राज्यपाल जो है वो 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है और 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 से कहा गया है कि एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, 2 राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है और 2 राज्यों से अधिक का भी राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट, जीएसटी टैक्स के बारे में आया है कि जीएसटी टैक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा ने पेश किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई लोकसभा ने इसे जीएसटी जो है आपका संशोधन करा है जीएसटी में, वो 2023 में किया है। नेक्स्ट, जीएसटी जो है वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधित किया गया था। देखो बिल्कुल दोनों बात सही हैं। जीएसटी आया था 2017 में और जीएसटी में संशोधन किया गया 2023 में, तो बोथ आर करेक्ट हैं, दोनों के दोनों ही सही हैं। अब देखो जीएसटी की बात करें, है ना, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो कि वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी को लाया गया है और 122वां विधेयक है, ठीक है, जीएसटी से संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन और 122वां विधेयक जो है वो जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2023, इसमें से कौन सा आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा? पहला, यह विधेयक जो है भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा उसके प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हैं। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। नेक्स्ट, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तु एवं सेवा प्रदान करने के लिए हो। बिल्कुल, ये दोनों आपके जो हैं करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? तो भारत की जनगणना के अनुसार जो है वो बिहार की साक्षरता है 61.8%। खुद सोचो, जनगणना से अभी 33 क्वेश्चनों में आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जनगणना से, तो इम्पोर्टेंट है जनगणना, जरूर पढ़नी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि देनदारी मतलब आपका जो कर्जवान होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपका कौन सा कथन सही है? किसी भी फर्म के लिए देनदारियां या उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। बिल्कुल सही बात है, देनदारी का मतलब है कि उस पर ऋण है भाई। दूसरी बात, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि हैं जो लोग बैंक के पास रखते हैं। मतलब एक बैंक के पास देनदारी वो है कि जो आप अपनी जमा राशि लोग कहाँ रखते हैं? तो भैया बैंक के पास रखते हैं। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? सही हैं। नेक्स्ट, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली के योगदान के लिए कई पुरस्कार दिए गए? तो जतिन स्वामी जो हैं वो सत्रिया से हैं। किससे संबंधित है? सत्रिया से। और सत्रिया कहाँ का डांस है? तो सत्रिया है आपका असम का। कथक कहाँ का डांस है? यूपी का। कथकली कहाँ का डांस है? केरल का। ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो तमिलनाडु का डांस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से भारत का जो कैग होता है, केंद्रीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? देखो, कैग जो होता है उसका होता है आपका कितना, और 6 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। कैग की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये रिपोर्ट किसको देता है कैग? तो ये राष्ट्रपति को ही सीधी रिपोर्ट अपनी देता है। दूसरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में कैग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में किसके बारे में बताया गया है? कैग के। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन भारतीय राज्य में किया गया। तो लूसोफोन फेस्टिवल जो है वो किया जाता है गोवा में। लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट, 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। तो वो व्यक्ति हैं आपका सोमालिया मालयी कृष्णा। क्या नाम है? सोमाली माल्या कृष्णा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2023 में आपका पद्म विभूषण दिया गया। ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आपके कहाँ हुए हैं? तो देखो, पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे 1951 में। कब हुए थे? फर्स्ट एशियाई गेम्स भारत में कब हुए? 1951 में। और भैया सेकंड कब हुए? 1982 को। पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? आपके दिल्ली में हुए थे 1951 में, और दूसरे आपके हुए 1982 में। नेक्स्ट, तुम्हें बताना है तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो देखो, तबला बजाते हैं आपका अल्लाह रक्षा। ठीक है। जाकिर हुसैन भी आप याद रख सकते हो। 2 व्यक्ति आप याद रखोगे, एक जाकिर हुसैन और अल्लाह रक्षा जो हैं वो आपके तबला बजाने के लिए फेमस हैं। अल्लाह रक्षा और जाकिर हुसैन। दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, तो ये शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट, गुग्गा नोमी। गुग्गा नेमी जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुग्गा नोमी, गुग्गा या गुग्गा नोमी जो है वो हरियाणा का फेस्टिवल है। गुग्गा नोमी कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये आपका हरियाणा का फेस्टिवल है, गुग्गा नोमी। ठीक है। गुग्गा नोमी कहाँ का है? हरियाणा का। नेक्स्ट, कुंभी डांस। कुंभी डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कुंभी डांस जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। कुंभी डांस कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुंभी डांस जो है आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट,
मुद्रा आपूर्ति की माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब हमें ये बताना है कि मुद्रा आपूर्ति, आपूर्ति मतलब तुम पे करेंसी ना हो उसकी माप कैसे होगी। तो सबसे पहले M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट। दोनों कि M1 M2 को संकुचित मुद्रा और M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में तत्व शामिल होते हैं। तो मैंने बोला कि भाई उत्कृष्ट गैसें की बात, ये वर्ग की बात आई है, तो कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, मतलब 18 ऊर्ध्वाधर से होते हैं और क्षैतिज कितने होते हैं आपके 7। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वर्ग कितने होते हैं आवर्त सारणी में, तो 18 वर्ग होते हैं। तो 2-3-4 टॉपिक SSC-GD के लिए बड़े फेमस हैं। एक तो भैया जनगणना वाला, दूसरा आपके डांस वाला, तीसरा पंचवर्षीय योजना वाला, चौथा आपका मिड लीफ की आवर्त सारणी। ठीक है। नेक्स्ट 2011 में महिलाओं की 59.3 मुकाबले में पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ कितनी है। तो भैया पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 78.8 है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 15+ में, तो भैया 78.8 है। कितनी है, 78.8। ये क्वेश्चन आपका करंट का हो गया जो अभी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है। आर्टिकल 163 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित हो, ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट ATM बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो ATM बूथ आता है, ATM बूथ से याद रखना है कि 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी होता है ना, एक सेकेंडरी होता है, एक ट्रीसी होता है, तृतीय क्षेत्र। तो जो ATM है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। क्यों, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में वो आते हैं जो प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करें, सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प करें। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग इंडस्ट्री कारखाने आते हैं, और ट्रीसी सेक्टर में सेवा जैसे ATM बैंकिंग है ना, ये सब आते हैं। आपका पुलिस आर्मी ये सब किस में आते हैं, ट्रीसी सेक्टर में आपका आते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनकी फिल्म और मंच के लिए आपका मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम मिला। तो भैया AR रहमान की जो फिल्म थी उसे नाम मिला था मोजार्ट और मद्रास। ठीक है। AR रहमान से याद रखना, ये भारत का पहला संगीतज्ञ है जिसे ऑस्कर से नवाजा गया है। ठीक है, ऑस्कर से नवाजा गया है और इसको 2 बार ऑस्कर मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि ये पहला व्यक्ति है जिसको 2 बार ऑस्कर आपका दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 पे चल रहे हैं। अब जहाँ 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 49 तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपका 50वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी टेबल टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट कितना होता है। तो देखो टेबल टेनिस पॉइंट में जो है आपका जो वो होता है आपका, तो ये 15 का होता है। कितने का होता है, 15 का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कितने का होता है, 15 अंकों का होता है टेबल टेनिस में। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की अनूठी नृत्य परंपरा कौन सी है। तो देखो हिमाचल प्रदेश की अनूठी नृत्य परंपरा है नाटी। कौन सी है, नाटी। ठीक है, नाटी। अब देखो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला प्रदेश है जो धूम्रपान रहित है। ठीक है, मतलब वहाँ पर धूम्रपान करना क्या है, प्रतिबंधित है। नेक्स्ट कलाविद पंडित शिव कुमार शर्मा। देखो शिव कुमार शर्मा से याद रखना है कि शिव कुमार शर्मा जो हैं ये हिंदुस्तानी संगीत के संतूर को बजाते थे। संतूर को कौन बजाता था, शिव कुमार शर्मा।
शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर आपका बजाते थे। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो जो पन्नालाल घोष हैं ये बजाते थे बांसुरी। पन्नालाल क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे पन्नालाल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस जो है वो देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? मतलब कौन सा डांस ऐसा है, कौन सी नृत्य शैली ऐसी है जो देवदासियों द्वारा रखी गई है? तो वो है भरतनाट्यम। भारत का सबसे पुराना डांस है आपका भरतनाट्यम, ठीक है, जो तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और रुक्मणी देवी है ना, ये सब किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम डांस से। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भैया तापमान को मापते हैं केल्विन से, तो तापमान का एसआई मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? तो वो होती है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है जी? केल्विन होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो देखो मैंने बोला ना कि अभी 56वां क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो आवर्त सारणी से आया है। तो इम्पोर्टेंट है आवर्त सारणी अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो, ठीक है। वैसे मैं कराऊंगा लेकिन आपको आवर्त सारणी जरूर ही याद रखनी है। तो आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्व होते हैं दो। कितने तत्व होते हैं आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में तत्व होते हैं आपके दो तत्व आपके होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। 18 आपके इस तरह से होते हैं लंबे वाले, और भैया क्षैतिज रूप से कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, ये आपका ध्यान रखना है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, कपिल देव ने 1983 में, ठीक है, वर्ल्ड कप में किस स्टेडियम में जीता था? मतलब जो हमने अभी तक 1983 का वर्ल्ड कप जीता है वो कौन से स्टेडियम में जीता था? तो उसका नाम है आपका लॉर्ड्स। किसके नाम से? क्या नाम है जी? लॉर्ड्स नाम है उसका, ठीक है। और किस टीम को हरा के जीता था आपका? हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा के जीता था। 2011 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता है ये हमने वानखेड़े स्टेडियम में जीता था, और किस टीम को हराया था? श्रीलंका को हरा के जीते थे। नेक्स्ट, ये भी 2023 का करंट का क्वेश्चन है, तो अब इसकी भी आने की संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें करंट याद करनी है आपका कब की? 2024 की, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाँ ये भी नहीं आएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट का है तो ये भी आपका नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन काट रहा हूँ जो 2024 में करंट के आए थे। देखो पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो भैया पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन आया, ठीक है, और ये मैंने सारे करा दिए हैं। पंचवर्षीय योजना मैंने करा दी है, तो मैं नहीं करा रहा क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में है। पिछली वीडियो में कराया था, पूरा टॉपिक लेके आऊँगा पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? चीन नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो वो आपका चीन नहीं है। नेक्स्ट आता है वाहर मिहिर की रचना कौन सी है? तो देखो वाहर मिहिर जो है, वाहर मिहिर की रचना पच्छ सिद्धांत का खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। देखो वाहर मिहिर, पहले समझो वाहर मिहिर कौन था। देखो वाहर मिहिर की बात करें तो भारत का एक खगोल शास्त्री था। जब गुप्त वंश हम पढ़ते हैं तो गुप्त वंश में एक चंद्रगुप्त आपका आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, उसके दरबार में एक विद्वान रहता था आपका वाहर मिहिर। तो उन्होंने एक आपकी बुक लिखी है जिसका नाम है पंच सिद्धांत का, और ये 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। वाहर मिहिर वो व्यक्ति है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो जब झट आंसर दे देते हैं कि कोपरनिकस ने करी थी। लेकिन कोपरनिकस से पहले अब व्यक्ति वाहर मिहिर ने ये बता दिया था कि सेंटर में सूर्य है और सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। लेकिन इसकी बात को तवज्जो नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो क्रेडिट आज कोपरनिकस को दिया जाता है वो किसको दिया जाता? फिर वाहर मिहिर को, अपने भारतीय को, ठीक है। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे स्पेन ने आपका जीता था। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, 2022 की करंट अफेयर है, इसको भी हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है।
ये भी हम याद नहीं रखेंगे। जीएसटी से आया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमें जीएसटी के बारे में बताना है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, इतना ही पढ़ लो बस कि हाँ भाई सही बात है कि 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया तो सही हो गया पहले। ठीक है, दूसरी बात, जीएसटी जो है आपका ये आधारित उपभोग कर है, तो बिल्कुल सही बात है। कंजप्शन टैक्स है आपका, जितना तुम खाओगे पियोगे उतना टैक्स दोगे वस्तुओं पे, तो दोनों की दोनों बातें कैसी हैं, सही हैं। बस इतनी सी लाइन पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप किस खेल में स्मॉश शॉट लगाएंगे? तो देखो स्मैश शब्द जो है स्माश, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है बैडमिंटन से। स्मॉश किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 570वां क्वेश्चन है। देखो अभी 70वां क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद 8वां क्वेश्चन आ गया मेडलीफ की आवर्त सारणी से। तो पिछली बार एसएससी जीडी का जो एग्जामिनर पेपर बना रहा था उसने कुछ टॉपिक तो ऐसे चूज कर लिए थे जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति से, आवर्त सारणी से, जनगणना से, है ना, पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, नेक्स्ट, मेडलीफ की आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन किया गया? ठीक है, तो मेडलीफ की आवर्त सारणी में जो किसकी परिवर्तन किया गया था? परमाणु संख्या पर परिवर्तन किया गया था। किस पर परिवर्तन किया गया था? परमाणु संख्या। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ड्रावे राइनर के त्रिकों के लिए सत्य है? मतलब कौन सा कथन जो है वो ड्रावे नाइकर त्रिकों के लिए सत्य है? नंबर 1, त्रिक परमाणु द्रव्यमानों में क्रम में थे। नेक्स्ट, मध्य तत्व परमाणु द्रव्यमान दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं, ए एंड बी आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ का नववर्ष का प्रतीक है। मतलब हमें बताना है कि कन्नड़ का नववर्ष का प्रतीक कौन सा है, तो उसका नाम है उगादी। उगादी जो है वो कर्नाटक का नववर्ष का त्यौहार है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो याद रखना है कि जो बोनालू पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है कि बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट, 2011 का, है ना, एक दिवसीय अंटन जो हमने क्रिकेट मैच जीता था, ठीक है, उसकी मेजबानी कहाँ हुई थी? तो 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 3 देशों में हुआ था। भारत में हुआ था, श्रीलंका में कुछ मैच हुए थे और कुछ मैच हुए थे आपके बांग्लादेश में। लेकिन जो 2024 का हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया है वो अकेले भारत ने होस्ट किया है। तो केवल भारत ने किया था 2024 का वर्ल्ड कप का होस्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर किससे संबंधित है? तो देखो नवजोत कौर जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नवजोत कौर हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 में प्रमुख दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो भैया 2023 की व्यापार नीति से कौन सा सही नहीं है? देखो सबसे पहले ये देखो, जैसे इसमें लग रहा है आयात पर प्रतिबंध, मतलब हम इंपोर्ट पर क्या लगा दें जी, हम क्या करें, प्रतिबंध लगा दें। तो ये बात नहीं होगी, हम किसी से लेंगे भी, आयात भी करेंगे, किसी को निर्यात भी करेंगे, तभी विदेशी व्यापार हमारा चलता है। तो इसका यही आपका गलत होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में व्यापक रूप से अधिकार क्षेत्र देता है। देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में जाता है? तो वो जाता है आपका 32 जो है इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इसके तहत अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाता है तो आप 32 के तहत 5 प्रकार की आपको याचिका मिलती हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे दूर है तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो। मतलब 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और 226 के तहत जो है वो आपका हाई कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है, यह प्रतीक रूप से पाए जाने वाला भारी तत्व कौन सा है? तो भारी तत्व है यूरेनियम। ठीक है, मतलब किसी तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है, यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। कौन सा है जी? यूरेनियम। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनर्विलोपन। न्यायिक पुनर्विलोपन क्या होता है? जुडिशरी रिव्यू। जैसे जुडिशरी रिव्यू क्या होता है? देखो, भारत में 3 प्रकार के कोर्ट हैं। सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले कौन बदल सकता है? हाई कोर्ट बदल सकता है। हाई कोर्ट के फैसले कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया तो उसका फैसला कौन बदलेगा? तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही बदलेगा। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोपन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनर्विलोपन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या करेगी न्यायपालिका? उनको निरस्त करने की अनुमति देगी। तो आंसर आएगा जी आपका सी। नेक्स्ट, पुष्प उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? तो देखो, हिमाचल प्रदेश में कौन सा पुष्प उत्सव है? तो बताना है कि आपका कौन सा पुष्प उत्सव है। तो फ्लोरा, आपका फ्लोरल फेस्टिवल कौन सा है? तो उसका नाम है आपका फुलाइज उत्सव। तो जो फुलाइज उत्सव है वो आपका फ्लोरल फेस्टिवल है। फुलाइज उत्सव कौन सा है? आपका कौन सा है? पुष्प उत्सव है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 81। बीसू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, बीसू उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। बीसू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? अब देखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लड़ाई हो रखी थी 1909 से। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1909 में इन्होंने कहा कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए निर्वाचन के लिए, इलेक्शन के लिए, जिससे इनका कांग्रेस से क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो इनका गठबंधन कब हुआ? इनमें एकता कब हुई? 1916 में। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे और ये 1916 का समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और किसने किया था? मजूमदार ने किया था। किसने किया था? मजूमदार ने आपका किया था। और इसी समझौते में या इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया, तो 1916 में लिया था। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को तो वो भारत आए थे परमानेंटली, और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आता है हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध किससे है? हरेली, कजरी, मड़ई त्योहार का संबंध किससे है? तो हरेली, कजरी, मड़ई त्योहार का संबंध है छत्तीसगढ़ से। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से आपका संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 ये कहता है कि खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव ये कहाँ के हैं? तो ये हैं त्रिपुरा के। खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा और बीजू महोत्सव ये तीनों तीर्थ महोत्सव, ठीक है, लंबरा पूजा, वहा त्योहार, ये सब जो हैं आपके त्रिपुरा के हैं। तो इनको याद कर लेना है कि खर्ची पूजा, गरिया पूजा, कैर पूजा, बीजू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, ठीक है, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंबरा पूजा और वहा त्योहार ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? तो ये हैं आपके कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। नेक्स्ट, सरकार द्वारा निर्गमित बंद पदार्थ
कि खरीद बिक्री क्या कहलाती है। तो देखो सरकार ने कोई क्या कर दिया, बॉन्ड लगा दिया किसी पर खरीद की और बिक्री पर, तो उसे बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। उसे क्या बोला जाता है, खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट तुम्हें बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला। तो देखो लता मंगेशकर को भी, जिन्हें भारत बॉलीवुड की कोकिला के नाम से भी जानते हैं, इनको भी मिला है, और भूपेन हजारिका को भी मिला है। तो दोनों को ही भारत रत्न आपका मिला है। भारत रत्न जो है वो देश का सबसे बड़ा क्या होता है, आपका पुरस्कार होता है। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट चलते हैं, 88वां क्वेश्चन है। 88वां क्वेश्चन कहता है कि कंबाला, पारंपरिक भैंस दौड़ किन भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। तो कंबाला जो है ये कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है, जब क्या होती है, वहां पर कटाई होती है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो एक गीत है, ठीक है, पता नहीं क्यों दे दिया, ये गीत जो है जिसमें आवाज़ और मेरे सपनों की रानी तू कब आएगी, ठीक है, ये क्लासिक डांस जो था, इसका गाना किसका था, तो किशोर कुमार था, कि मेरे सपनों की रानी तू कब आएगी। तो ये गाना किसका है, तो भैया ये किशोर कुमार का है। ऐसा गाना नहीं देना चाहिए, बट पता नहीं आजकल SSCGD कुछ भी दे देती है SSC, है ना। नेक्स्ट, इसने पूछा कि बास्केट टीम में 2 टीमें होती हैं, बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केट टीम की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं 5। बास्केट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में होते हैं आपके 5 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने होते हैं, 7, ठीक है। 11 खिलाड़ी किस में होते हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तुम्हें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म BCCI द्वारा संचालित किया जाता है। तुम्हें बताना है कि BCCI कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट को करती है। भाई क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था का नाम है BCCI, है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, है ना, ये देखना है। तो देखो विजय हजारे ट्रॉफी, बिल्कुल भाई विजय हजारे ट्रॉफी भी आपकी कौन करती है, तो भैया आपकी BCCI कराती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो अभी हुई है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना, ठीक है, ये भी कौन कराती है, आपकी BCCI कराती है। और याद रखना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, जिसमें T20 मैच होते हैं, ये आपका जीती किसने है, सैयद मुश्ताक अली, तो ये जीती है मुंबई में, और उसका कप्तान था सैयद। तो 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, मुंबई ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 92 क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, मतलब एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। मतलब एशियाई खेलों में कांस्य पदक किसको मिला तलवार चलाने में, तो वो मिला है आपका भवानी देवी को। किसको मिला, भवानी देवी को मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खेल और खेल से जुड़े व्यक्तियों का युग्म पहचानिए कि भैया कौन सा है। जैसे मनु भाकर निशानेबाजी से है, ठीक है, मनु भाकर जो है निशानेबाजी से है। नेक्स्ट, दूसरा तजिंदर पाल सिंह तूर, ये गोला फेंक से हैं। तो तजिंदर पाल सिंह तूर जो है ये गोला फेंक से हैं, और ये दोनों के दोनों ही आपके कैसे हैं, सही हैं। नेक्स्ट आता है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो देखो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है आपका शिखा शर्मा ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, आपका जीता है आपका शिखा शर्मा ने। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो देखो पुरुषों की साक्षरता दर है आपकी 82%। कितनी है, 82% है। और आपको कमेंट में लिखना है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, मैंने बताई है। और एग्जाम में एक बार ये भी आया था कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का डिफरेंस कितना है, तो वो 16% है। नेक्स्ट, सोलन माल सिंह
जो सोनल मालसिंह है ये कौन कौन से डांस करते हैं? तो सोनल मालसिंह भरतनाट्यम भी करते हैं और उड़ीसा डांस भी आपका करते हैं। तो सोनल मालसिंह का दो से आपका संबंध है, ओडिसी और भरतनाट्यम से। किस किस से है? ओडिसी से है और आपका किससे है? आपका भरतनाट्यम से भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन में रॉयल अल्बर्ट पुरस्कार जीता? तो तुम्हें बताना है कि कौन सा गायक है जिसने लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल पुरस्कार जीता है। तो उसका नाम है लता मंगेशकर, जिन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, सुरों की कोकिला कहते थे, है ना इनको। नेक्स्ट आता है लाहो डांस। तो देखो लाहो डांस जो है वो किस राज्य का है? तो लाहो डांस है मेघालय का। लाहो डांस कहाँ का है? मेघालय का डांस है। नेक्स्ट आता है आपका 99वां और 100वां क्वेश्चन। देखो 99वां क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो वो है पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज। क्या है? पोषण सुरक्षा के लिए। पोषण का मतलब ये आया तो भैया क्या आए है? पोषण कैसे हो गए? मोटे अनाज से। तो उस पर था। नेक्स्ट, ये हमने मुद्रा की पूर्ति के बारे में एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे अभी 600 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी जो है हमारे पास 10 मिनट बची हैं घंटा में, तो अभी हम 20 क्वेश्चन और करते हैं, तो आज हमारे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो अब हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस खेल में बेस्ट स्ट्रोक शब्द इस्तेमाल होता है? तो बेस्ट स्ट्रोक मैंने जो है आपका बेस्ट स्ट्रोक जो है शब्द ये मैंने बताया था, ये तैराकी में होता है। किस में होता है? बेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है ये तैराकी की तकनीक है। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, सक्सेना समिति की सिफारिश पर किस आधार वर्ष में, ठीक है, भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक व आर्थिक व जनगणना जनगणना, तो देखो यहाँ पर बात आई है जनगणना की। तो जनगणना ना तो 2009 में हुई, ना 2005 में हुई, ना 2014 में हुई। तो जनगणना कब हुई है? तो 2011 में हुई है। तो याद रख लेना। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी आप पहचान सकते हो। निम्नलिखित में से कौन वाइट गुड्स का उदाहरण है? तो देखो वाइट गुड्स का उदाहरण है एयर कंडीशन और कौन? लाइटें। ठीक है, एलईडी लाइटें जो हैं ये आपका वाइट गुड्स सफ़ेद सामान का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म है हिंदू धर्म, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, उसके बाद ईसाई आते हैं, तो सिख आते हैं, उसके बाद ईसाई आते हैं, फिर बौद्ध, और सबसे कम कौन से धर्म की जनसंख्या है? तो जैन धर्म की है। सबसे अधिक हिंदू धर्म की है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो कौन सा डांस है वो? तो उसे बोलते हैं लेजीम। लेजीम डांस जो है इसका संबंध है महाराष्ट्र से। इससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था तो इसको हम नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान, ठीक है, उत्तर पश्चिम कबीले और दक्षिणी भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्र जो पुस्तक आपका चाणक्य ने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, वो ये बताती है मौर्य काल, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य थे, उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम कबीले और सोने और कीमती पत्थरों की जो थी बड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कब? उत्तर मौर्य काल में। ये पुस्तक बताती है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आता है, जब एक शटल हवा को ऊंचे से हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है, जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है, तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट में फर्श तक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं स्मैश।
क्या बोलते हैं? स्माश बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया भी था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि स्माश जो है मैंने भी बताया था कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, शटल की बात हुई है तो बता दो हिंट के तौर पे। नेक्स्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना के लिए जीएनपी को घटाया जाता है। ठीक है, तो जीएनपी में से क्या घटाया जाता है कि एनएनपी निकल जाता है, तो हास घटाते हैं, जो मशीनों में टूट फूट होती है तो उसे घटाया जाता है आपका जीडीएनपी में से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति नहीं बताऊंगा क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसकी डिटेल में। नेक्स्ट आता है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। देखो भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। क्यों हुआ था? क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में, जिसमें 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। क्रिप्स था, एलेक्जेंडर था और लॉरेंस था। इसका जो हेड था वो लॉरेंस था। तो वहीं से ही संविधान सभा आपकी स्टार्ट होगी और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है हॉकी से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम साक्षरता दर है राजस्थान की। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है आपकी राजस्थान की। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक है केरल की। ये मैंने कल की वीडियो में सारी चीज़ें जनगणना पर डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 83वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि PR श्रीजेश, ठीक है, PR श्रीजेश जो हैं वो किसके खिलाड़ी हैं? तो PR श्रीजेश जो हैं वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश जो हैं वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति संकल्प मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो देखो इंडस्ट्री को बांटा गया है 3 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में औद्योगिक नीति को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित शख्सियतों में से तुम्हें बताना है कि किसका संगीत से संबंध है। ठीक है, यह बताना है कि कौन क्या बजाता है। जैसे एस मालाचंदर, तो एस बालाचंदर जो हैं वो बजाते हैं बीणा। बीणा वादक कौन है आपका? एस बालाचंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आती है अनुष्का शंकर। तो जो अनुष्का शंकर हैं वो बजाती हैं सितार। अनुष्का शंकर क्या बजाती हैं? तो वो बजाती हैं सितार। नेक्स्ट आता है किशन महाराज। तो किशन महाराज से याद रखना, ठीक है, किशन महाराज बजाते थे तबला, जो जाकिर हुसैन आपका बजाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका तबला बजाते हैं किशन महाराज। नेक्स्ट आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। वैसे मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बता सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है। ठीक है, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसे हम आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से आपका लिए गए हैं। अब देखो इसमें क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, ये राज्य नीति का सिद्धांत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तो राज्य का कर्तव्य होता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 39वां आर्टिकल में है, तो ये भी है। लेकिन विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना कि भाई काम करने के नियम अलग, कार्य करने के नियम अलग, मतलब जुडिशरी अलग होगी, एग्जीक्यूटिव भी अलग हो जाएगा। तो ये बात राज्य के नीति तत्व में नहीं आती क्योंकि ये काम राज्य का नहीं होता है। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखो सेलेक्टेड कमेटी जो भैया सदस्य चुने जाएंगे कि भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो वो हैं अजीत अगरकर। कौन चुने गए थे? अजीत अगरकर चुने गए थे। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन 488वां। 1919 में रॉयल एक्ट ने ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। देखो जो रॉयल एक्ट कानून था ये 19 मार्च 1919 को आया और ये लेके आया था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन लाया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड लाया था। और ये कानून ऐसा था कि बिना दलील के, बिना अपील के, बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए आपका मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको उसे बिना नज़रबंद कर सकते हैं। नेक्स्ट 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई? ठीक है, तो भैया नौकायन भी खेली गई थी, रोलवाल भी खेली गई थी, इम्पोर्टेंट नहीं है अब्जा के लिए। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने जीता? तो आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है ये जीता है आपका भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आता है जवारा डांस। तो जवारा डांस जो है वो कहाँ का डांस है? तो जवारा डांस है एमपी का। जवारा डांस कहाँ का है? एमपी का डांस है। जवारा डांस कहाँ का है? एमपी का। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी है? तो कल मैंने बताया था कि 68 पॉइंट के समथिंग ग्रामीण जनसंख्या है कल की वीडियो में, और 31 पॉइंट के समथिंग शहरी जनसंख्या है। तो आंसर आएगा 31.2। नेक्स्ट भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान कब आया था? तो रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच में। रोलिंग प्लान क्या था कि छोटी छोटी योजना बनाई जाएंगी एक साल की, और ये लेके आया था टी लकड़वाला समिति। कौन सी लाई थी? लकड़वाला समिति लाई थी रोलिंग प्लान। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अनवरत योजना भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, 1978 से 1980। 2023 का ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर ठीक याद नहीं करने में, फालतू क्यों करनी, क्योंकि भैया जी तो पिछले साल आए हैं। ठीक है, इस साल की करंट अफेयर करानी है वो मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट है एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट तक की होती है? तो एक कबड्डी मैच की अवधि होती है 40 मिनट की। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो कबड्डी मैच होता है 40 मिनट का, ब्रेक टाइम को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितनी वृद्धि था? तो 2.1% थी। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो 2.1% था। कितना था? 2.1%। नेक्स्ट आता है राजभाषा किस भाग से है? तो राजभाषा जो है वो भाग 17 से है। मैंने वीडियो नंबर 3 में सारे भाग, सारी अनुसूचियां कराई हैं, तो उनको जरूर देखना है, जिसमें मैंने बताया भाग 1 किससे संबंधित है, भाग 2 अगर आपसे पूछे तो भाग 2 है नागरिकता से, भाग 3 है मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य के नीति राष्ट्र। मैंने सारे भाग डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आपको देखनी है वो वीडियो नंबर 3, और नोट भी करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भारत की कितने किलोमीटर की भूमि जो है वो आपकी जल सीमा बनाती है? तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं भारत की टोटल भूमि कितनी है, तो देखो किसी भी देश की 2 तरीके की बाउंड्री होती हैं, समझने की कोशिश करना। किसी भी कंट्री की 2 तरीके की बाउंड्री होती हैं। एक होती है लैंड बाउंड्री मतलब जमीन सीमा, एक होती है जल सीमा। देखो भारत की बात करें तो भारत की जल सीमा है 7,516। कितनी? 7,516.6 किलोमीटर की, जो इंक्लूड कर दिए जाते हैं द्वीप। लेकिन भारत की जो लैंड भूमि है, लैंड मतलब मिट्टी वाली भूमि है, उसकी बाउंड्री है 15,200। कितनी है? 15,200। लेकिन यहाँ 15,200 नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 15,106। आसपास रख लेते हैं। तो भारत की लैंड बाउंड्री है 15,106.7, और आपकी द्वीप कितनी है? 7,516 है। नेक्स्ट राज्यसभा में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो ये मैं बता चुका हूँ 538।
तो आज की वीडियो में हमने 130 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कल हम जो है आपका 170 के समथिंग डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।